खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 8:37 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। आज जुमेरात है 1 मई सन 2025। हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है इस उम्मीद के साथ कि आपको 10 बजे तक हर खबर से बाखबर रहेंगे। खबर तह तक आपको बताएंगे हालात भारत और पाकिस्तान, दो जौहरी मुल्क, और दोनों जौहरी मुल्क इस वक्त आमने सामने हैं। अफवाज भारत सरहदों पर है और एयरफोर्स और नेवी भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही है। मीटिंगों का दौर लगातार जारी है और इस भी छोटे बड़े फैसलों की आहट और इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड जीरो पर दिख रही है। सरहद पार भी सरगोशियां चल रही हैं। रात भर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है और एक बार फिर रात 1 बजे शहबाज शरीफ का हुक्मनामा आया। हुक्मनामे की तफसील क्या है बताएंगे आपको डिटेल के साथ। सरहद किस तरीके से इस वक्त दिख रही है उस पर भी बात करेंगे। आलमी कुव्वतें भारत पाकिस्तान को किस तरीके से देखती है और क्या कुछ कह रही है उस पर भी गुफ्तगू होगी। और फिर बात जम्मू कश्मीर के चंद अहम हसास मामलात पर भी होगी। इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे। राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप हर खबर से बाखबर रखें और हमें अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा ताकि हम आपकी आवाज, आपकी बात को देखते हुए अपने प्रोग्राम को तरतीब और तहरीर करें। फिलहाल प्रोग्राम का पहला पड़ाव और हिस्ट्री की किताब को खंगाला है आसिफ रशीद ने। देखते हैं कि 1 मई सन 2025 में जब हम आपके सामने हैं तो माजी में अभी क्या कुछ हो चुका है। अहम तरीन वाक़ात लेकर हाजिर खिदमत होंगे आपके सामने आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। गुलिस्तान न्यूज़ के अलावा JK 24/7 न्यूज़ पर भी आप हमें देख रहे हैं और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा साथ दीजिएगा। तो वक्फे वक्फे से नशरियात यूट्यूब और फेसबुक पर भी आप तक पहुँचती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात ज़रूर रखिएगा। साथ साथ हमारे तमाम पेजेस को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। इतिहास के पन्नों को ज़रा पलटते हैं। आज 1 मई है और आज ख़ास तबके को याद किया जाना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ये कि 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की बुनियाद आज ही के दिन डाली थी, मई की पहली तारीख को। 1914 में आज के दिन कार बनाने वाली फोर्ड पहली कंपनी ऐसी बनी जिसने मुलाजमीन पर 8 घंटे का काम नाफिज किया, यानी स्केड्यूल जारी हुआ और कहा गया मजदूरों को कि वो 60 में महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग रियासतें आज के दिन बनी। साल 1972 था दिन आज का जब मुल्क में कोयले की कानों को कौमियाया गया, नेशनलाइजेशन हुई। 1972 1 मई। आज से 26 बरस कबल 1999 में नेपाल में सजाए मौत का कानून खत्म करने का ऐलान सरकार की तरफ से हुआ। इसके 4 बरस बाद 2003 में अमेरिकी सफारतकार पॉल ब्रेमर को इराक का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया। याद रखिएगा ये वो वक्त था जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाइयाँ और उनकी मुखालफत अमेरिकी अफवाज की जानिब से इराक की कुछ फोर्सेज के साथ मिलकर की जा रही थी। 2011 में अमेरिका पर 2001 के हमले का मास्टरमाइंड, या जिसको आप 9/11 सितंबर की 9 तारीख को होने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले में जिसके पीछे मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को ठहराया गया, आज के दिन पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के अंदर एक अमेरिकी स्पाई एजेंसी के हमले में मारा गया। 2011 में यह कार्रवाई हुई और साल था 1 मई का, दिन था 1 मई का। आज ही का दिन आलमी यौम मजदूर के तौर पर भी मनाया जाता है, या मे डे जिसको कहते हैं। मजदूरों को इंसाफ मिले, मजदूर 8 घंटे काम करेंगे। उस वक्त 1886 में मुतालबा शुरू हुआ न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहरों से, और कहा गया कि उजरत उनको उतनी ही मिलनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये नारा उस वक्त दिया गया था। 1889 में बिलाखिर ये फैसला हुआ पूरी दुनिया के अंदर, और भारत में भी आज मे डे यानी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। और इस हवाले से तकरीबात होंगी। मजदूरों के बेहतरी के लिए हुकूमती स्कीमें, कामकाज, उनके काम को फ़रोग देना या जितना वो काम करते हैं उनके हक के हवाले से बात होगी। मिनिमम वेजेस एक्ट इसके बाद भारत के अंदर आया जिसमें मजदूरों की सबसे ज्यादा बात भी की गई। 2009 में स्वीडन ने हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत आज के दिन दी, मई की पहली तारीख को। साल था 1993 दिन आज का, जब उस वक्त श्रीलंका के सदर राणा सिंघे प्रेमदासा को एक बम धमाका करके उनकी जान ले ली गई। तो आज श्रीलंका के अंदर सरकारी तौर पर तकरीब भी होती, बाद में जाकर LTTE की जानिब से इस हमले की जिम्मेदारी दी गई।
उस वक्त उल्फा भी, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, काफ़ी ज़्यादा सरगर्म था। तो वो जो पुरतनाव कैफियत थी उसमें LTTE का बड़ा रोल था और श्रीलंका के राष्ट्रपति को उस वक्त जान से मार दिया गया था। 1956 में आज ही के दिन जुनास साल के तैयार करदा पोलियो वैक्सीन अवाम के लिए पूरी दुनिया के अंदर दस्तयाब कराई गई, जो आज तक इस्तेमाल होती रही। और इससे एक साल पहले 1955 में भारत के मशहूर सनतकार और ताजिर आनंद महिंद्रा की पैदाइश हुई। आज जो उनकी खिदमात हैं, अभी तक खिदमात अंजाम देते आए, उन तमाम चीज़ों को याद किया जा रहा और बिलखुसूस वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार उनका है, ये मानते हैं, वो हर वक्त उनको सलाम पेश करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़ी बातें, इतिहास के पन्नों में बहुत सारी एक लंबी सूची होती है, उससे कुछ पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम मुनासिब समझते हैं, हमारी प्रायोरिटी होती है, आप तक पहुंचे, वो हिस्ट्री ऑफ द डे में पहुंचे। इसके बाद सीधा खबरों पर चलेंगे। दीगर मामलात पर जाने से पहले सलामती सूरत हाल को, सुरक्षा व्यवस्था को जरा डिस्कस करते हैं और सबसे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर पर आपको लिए चलते हैं, जहां पर गुज़श्ता एक हफ्ता ऐसा हफ्ता गुजरा है कि 4 साल की खामोशी पर ये एक हफ्ता भारी पड़ा है। इशफाक, बिल्कुल, खबर का आगाज भारत पाकिस्तान कशीदगी से करते हैं और इत्तलात और खबर यह है कि रात देर गए भी नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जी हुई, सीज फायर की वायलेशन हुई और अभी सुबह भी सीज फायर वायलेशन की इत्तलात और खबरें सामने आ रही है। सुराग रसाई इदारे और खबर रसाई इदारों के मुताबिक मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बिला जवाज फायरिंग का सिलसिला फिर सुबह किया गया है। नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पर हो रही है। कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर सेक्टर के अंदर सुबह 3 से 5 बजे के दरमियान जो पाकिस्तानी अफवाज हैं उनकी तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, जिसका जवाब भी दिया गया है। याद रखिएगा 30 और 1 मई के दरमियान यानी आज सुबह ये कार्रवाई हुई और पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। अगरचे अभी बड़े मोटर शेल्स का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, छोटे खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, यानी कुपवाड़ा और उड़ी सेक्टर में, अखनूर सेक्टर के अंदर ये तमाम कार्रवाइयां चल रही है और भारत की तरफ से भी अफवाज ने मुकम्मल तौर पर इस कार्रवाई का जवाब देना शुरू कर दिया था। और हर दिन इस तरीके की इतलात और खबरें आ रही है कि 2, 3, 4 मकामात होते हैं जहां पर इस तरीके से नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हो रही है। याद रखिएगा पहलगाम 22 सरन मामले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कशीदा हो रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ दोनों अफवाज आमने सामने आ रही है। दोनों जौहरी मुल्कों के बीच में तनाव हर दिन बढ़ रहा है और सरहदों पर एक बार फिर बम, बारूद और गोलियों के जमाव की वजह से सूरत हाल पुरतनाव बनती हुई नजर आ रही है। ताहम एक बार फिर आज पाकिस्तान ने आज 7वें दिन मुसलसल नाजंग मुआहिदे सीज फायर वायलेशन की है, जिसका जवाब अफवाज भारत की तरफ से भी दिया गया है। इधर इस बीच याद रखिएगा कि लगातार कल DGMOs की भी मीटिंग हुई थी। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने बाज़ाब्ता तौर पर आपस में हॉटलाइन पर बात की थी। सरहदों पर सीज फायर कंटिन्यू रहे, इस पर बात हो रही थी। ताहम उसके सिर्फ चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है। कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर सेक्टर में आज सुबह पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। अपने दोनों नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। शिल्पा शर्मा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, दूसरी तरफ इरशाद भट्ट भी हमारे साथ हैं। इरशाद, पहले नॉर्थ कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। खबर है कि मुसलसल इस रात भी और अलल सुबह तक फायरिंग होती रही, एक नौगाम कुपवाड़ा का सेक्टर और दूसरा उड़ी के अंदर, जहां पहली बार इस हफ्ते के दौरान खबर आई है कि फायरिंग इन इलाकों में हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम सीज फायर वायलेशन के हवाले से बात करें, क्योंकि लगातार जो है पाकिस्तान की जानिब से जो है गोलाबारी की जाती है, हालांकि उसको जो है यहाँ से बाकायदा तौर पर जो है जवाब भी दिया जाता है। और कल रात से तकरीबन यहाँ पे कई सेक्टरों में, चाहे हम कुपवाड़ा, टंगनार या इसके साथ साथ उड़ी के जो 2-3 सेक्टर हैं, चाहे हम रामपुर सेक्टर की बात करें, कमलकोट या हाजीपुर सेक्टर की बात करें, तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में जो है ये गोलाबारी की गई। जो स्मॉल एमिनेशन जो ये हथियार जो है वो यूज़ किया गया, यानी कि छोटे छोटे हथियार जो है जिसमें बाकायदा तौर पर जो है बताया जाता है वो इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि दोनों अतराफ से जो है ये गोलाबारी चली और इसमें जो है मामूली तौर पर जुज़वी तौर पर जो है बताया जाता है सूत्र के मुताबिक नुकसान भी हुआ है। खुसूसन देखा जाए उस पार जो है ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, और देखा जाए अब आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा या इसमें कमी पेश आएगी या ये सीज फायर वायलेशन बढ़ेगी, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल
कल जो है यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक इलाके में जहाँ पे स्कूल चल रहे हैं, स्कूली तलबा व तालिबात जो है वो स्कूल जाते हैं, हालांकि उनके लिए जो है वहाँ पे खास इकदाम उठाए गए, खुसूसन इंतजामिया की तरफ से। अगर किसी भी वक्त फायरिंग या सीज़फायर वायलेशन होगा या गोलाबारी होगी और किस तरीके से जो है जान बचाने की कोशिश करनी है, उस हवाले से जो है उनको बाकायदा तौर पर जो है सिखाया गया कैसे क्या करना है। ये कल जो है दिन भर चला। और देखा जाए यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, अगर पिछले दिनों की बात करें, पिछले सालों की बात करें, यहाँ पे कम्युनिटी बैंकरों के साथ साथ जो नॉर्मल बैंकर बनाए गए, हालांकि काफ़ी तादाद में बैंकर जो है वो खस्ताहाली का शिकार हुए हैं, चाहे बर्फबारी की वजह से या बारिशों की वजह से। हालांकि उनको जो है आजकल जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ठीक किया जा रहा है उन इलाकों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में। और चंद एक जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में, हालांकि वो इस वक्त जो है वहाँ पे अच्छा, इरशाद ये भी खबर थी कि पहाड़ी सिलसिले के अंदर जहां पर हमने देखा इस पुरतनाव सूरत हाल के बीच बंकरों की साफ सफाई, ये सारा काम शुरू हुआ, लेकिन तालीमी इदारों के हवाले से भी खबरें हैं कि तालीमी सरगर्मियां मुतासिर ना हो, इसके लिए भी प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं। क्या कोई शिफ्टिंग का प्रोसेस दूसरी जगह किसी मकाम पर मुंतकिल, या फिर ये भी खबरें आई कि अब सरहदी इलाकों में जो एक्चुअल टाइमिंग थी स्कूलों की उसमें भी तब्दीली खुद मकामी सतह पर की जा रही है, मौजूदा हालात को देखते हुए क़ब्ल अज़ वक्त बच्चों को घर भेज दिया जाता है? देखिए, अगर हम उड़ी सेक्टर के हवाले से बात करें, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से जो है कोई इस पे जो है एडवाइजरी नहीं निकाली, ना कोई ऑर्डर निकाला गया, खुसूसन देखा जाए SDM उड़ी की जानिब से। हालांकि देखा जाए इन जो तलबा व तालिबात जो स्कूल जाते हैं अपने अपने टाइम पे जाते हैं और अपने जो क्लासेस हैं वो बाकायदा तौर पर जो है उस पे जो है जो पढ़ाई ये बच्चे करते हैं। और बिलखुसूस देखा जाए लाइन ऑफ कंट्रोल के जो नज़दीकी इलाके, चाहे चुरुंडा है, बडगरा है, सिलीकोट है, थाजल है, मोतल है या रामपुर सेक्टर के हवाले से बात करें, जहाँ पे इस वक्त जो है लोग बिल्कुल जो है ये नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अगर गोलाबारी होगी तो इसकी वजह से जो है काफी नुकसान से। चलिए, बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह कि सरहदों पर एक बार फिर नाजंग मुआहिदे की खिलाफवर्जी हो रही है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ हमारी नुमाइंदा ज्वाइन करेंगी। शिल्पा, अखनूर सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा है और यहाँ पर इत्तलात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू किया गया था, जिसका जवाब दिया गया। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहाँ से दरअंदाजी भी की जाती है और लगातार इस तरीके की खबर आ रही थी कि शायद इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश की गई है, इसलिए ये 2-3 सेक्टर्स को एक साथ जो है इस वक्त सीज फायर किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए सुबह तड़के ही यानी कि 30 और 1 अप्रैल के दरमियान जो है ये जिस प्रकार से सुबह तड़के ही जो है वो अखनूर के जो लाइन ऑफ कंट्रोल इलाका है वहां पर जो है वो पाकिस्तान सेना के द्वारा जो है वो फायरिंग की गई, यानी कि युद्ध विराम उल्लंघन जो है सीज़फायर वायलेशन जो है वो किया गया। हालांकि भारतीय सेना के द्वारा जवाबी कार्रवाई भी दी गई, लेकिन आप देखिए कि लगातार जो है वो पाकिस्तान इस प्रकार से जो है करीबन 1 हफ्ते 10 से भी ज्यादा जगहों पर जो है वो सीज़फायर वायलेशन पाकिस्तान की सेना जो है वो करते हुए नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पे, ना केवल जम्मू पे, अलग अलग कश्मीर में भी अलग अलग जगहों पर जो है वो सीज़फायर वायलेशन पाकिस्तान जो है वो करते हुए नजर आ रहा है। देखिए, अगर हम बीते समय की बात करें तो आप देखिए जहां पर जो परगवाल इलाका है वहां पर भी, यानी कि परगवाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जो है वो भारतीय सेना की चौकी को जो है वो निशाना बनाया गया और आज सुबह तड़के ही लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो है सीज़फायर वायलेशन देखने को मिला। देखिए, कहीं ना कहीं इस समय अगर हम किसानों की बात करें भी, वो भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जिस प्रकार से गोलाबारी जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ये छोटे हथियार से जो है वो गोलाबारी, यानी कि छोटे हथियार इस्तेमाल किए जाते गोलाबारी की जा रही है। कहीं ना कहीं चलिए, फिलहाल किसी तरीके की जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर इस वक्त फायरिंग हो रही है, कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बिलाइश्तियाल फायरिंग का सिलसिला तेज किया गया है। एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आती है। आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस PIL पर आज समाअत होनी है जिस PIL के अंदर जुडिशल कमीशन बनाने की बात कही गई है, यानी 22 सरन मामले में जुडिशल कमीशन बने, इस जिमन में अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। पहलगाम के 22 सरन इलाके के मामले पेश आए वाकये पर बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर आज सबकी नजर रहेगी, जहां पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चला
चला गया है। जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि पहलगाम के बाईसरन इलाके के अंदर पेश आए वाकये की अदालती तहकीकात की जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर समाअत आज इस ज़िमन में होनी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन फाइल किया था वो मोहम्मद जुनैद है, जिनका ताल्लुक सूबा कश्मीर से बताया गया है। फतेह कुमार साहू और विकी कुमार है, 3 लोग हैं ये जो के सामने ये अर्जी लगाई कि जनाब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है और इस PIL को सुना जाए और इसमें एक जुडिशियल कमीशन बनाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से भी इस ज़िमन में अपनी बात रखने की बात कही है। मैटर को आज लिस्ट किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत साहब और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह साहब इस मामले की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर समाअत होनी है, जिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर ये मांग की गई है कि जुडिशियल अदालती कमीशन पहलगाम के मामले पर बनाया जाए। पहलगाम अप्रैल 22 बाईसरन के मामले में जहां पर मुसल्लह अफराद ने दर्जनों अफराद को कत्ल किया है और इंसानियत को शर्मसार किया है, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि अदालत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को यह हुक्मनामा जारी करे कि एक अदालती तहकीकाती जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो इस पूरे मामले को देखे। आज ये समाअत होनी है अदालत के अंदर और मोहम्मद जुनैद वकील है जो समाअत की पैरवी करेंगे। याद रखिएगा, इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पहलगाम टेरर हमले को लेकर पहले ही क्रॉस बॉर्डर के हवाले से अपनी बात सामने रखी। फौजियों को चौकस कर दिया गया है, कार्रवाई होगी, इसका भरोसा बिहार के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर और उसके बाद वजीर आजम ने 3 मरतबा अभी तक कर चुके हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान पर बनते दबाव के बीच आलमी लीडर्स भी मुतहरिक हो रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात हो रही है, दीगर मामलात की बात हो रही है और इस बीच खबर यह कि आज बाज़ाब्ता तौर पर बाईसरन के अंदर पेश आए दिलदोज और इंसानियत सोज वाक़े की जुडिशियल प्रोब हो, जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और अदालती कमीशन के जरिए से इस पूरे मामले की तहकीकात हो। इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर एक PIL है जिस पर आज बाद दोपहर सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे पहले ब्रेक पे जाएं। एक अहम खबर जरा आपके सामने रखते चलें। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जबरदस्त कशीदगी देखने को मिली है। 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ, 23 अप्रैल की सुबह होते होते बहुत कुछ बिगड़ चुका था भारत और पाकिस्तान के दरमियान और इल्जामात की बुछाड़ के बीच एक दूसरे पर हमले और कई तरह के बयानात दोनों तरफ से, हुकूमत में बैठे लोगों और साबिक फौजी अफसरान की तरफ से भी हमने देखे। लेकिन कशीदगी कम की जाए, भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए, 2 न्यूक्लियर ताकतें न लड़ें, इस कशीदगी को कम करने के लिए दुनिया भर से कई ममालिक की जानिब से कोशिशें की गई और सबसे बड़ी कोशिश सुपर पावर अमेरिका की तरफ से शुरू हो गई है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की जानिब से मुदाखलत इस मामले में की गई है और इतलात यह है कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मार्को रूबियो की जानिब से बात की गई है जो यूनाइटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और उसके बाद उन्होंने भारत के साथ भी टेलीफोनिक राब्ता किया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में जहां पर भारत के जनूबी हिस्से के अंदर या जनूबी कश्मीर में होने वाले हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई, जहां 26 सयाहों ने जान गंवाई, लेकिन साथ साथ एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस या कार्रवाइयां भारत का अगर करता है तो अमेरिका की जानिब से खुलकर हिमायत का ऐलान किया गया, खुलकर समर्थन किया जाएगा। एक तो इस बात की तस्दीक, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया गया कि मौजूदा सूरत हाल पहलगाम हमले के बाद जो भारत और पाकिस्तान में बनी टेंशन, जिस तरीके से दोनों ममालिक में बढ़ी, एक दूसरे के खिलाफ फैसले लिए गए, इन सब सिचुएशंस के बीच अमन व अमान बना रहे, खित्ते के अंदर पीस रहे, सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर रहे, स्टेबिलिटी हो, रवाबित को बहाल किया जाए, इस बात को यकीनी बनाने पर सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो की जानिब से जोर दिया गया। यानी दोनों ताकतों से बात हुई है, पहले शहबाज शरीफ, फिर टेलीफोनिक राब्ता भारत की हुकाम के साथ, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के साथ। और कल इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि आइंदा 24 घंटों में ये बात हो सकती है क्योंकि इक़दाम किए जा रहे थे। खबर यह है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल से भारत के साथ मजीद ताउन हो, अगर शफाफियत के साथ इक़दाम आगे बढ़ें या फिर तहकीकाती अमल कल को होता है
तो उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार होना चाहिए। इस बात पर दबाव पाकिस्तानी अथॉरिटीज पर भी डाला गया है, क्योंकि इस तरह के हमलों की न सिर्फ मजम्मत बल्कि अमेरिका के मुताबिक कहीं पर किसी खित्ते के अंदर इंसानियत के खिलाफ इस तरह के हमलों को मजम्मत काफ़ी नहीं है, उनको कराने या करने वालों को भी किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और इस बयान के बाद कि दोनों के साथ बात हुई है, व्हाइट हाउस की जानिब से जब तस्दीक की गई है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कल भी हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा था, आज फिर तस्दीक की गई कि दोनों से बात हुई है। पहलगाम इंसिडेंट के बाद ये पहली बराह रास्त गुफ्तो शनीद टेलीफोनिक रब्ता होगा, बातचीत होगी दोनों मालिक के साथ। और 3 तरह की बातें कि पहलगाम हमला जिसकी मजम्मत अमेरिका ने की, ठीक वैसे जैसे दुनिया के बाकी हिस्सों से हुई, पहले भी उनका एक्स पर एक पोस्ट इस सिलसिले में आ चुका है। फिर दूसरी जानिब भारत की जानिब से दहशतगर्द कार्रवाइयों के बाद जो कार्रवाई की जाएगी, भारत उसके साथ खड़ा है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, लेकिन खित्ते के अंदर अमन व अमान खराब ना हो, दो आलमी ताकतें एक दूसरे को शदीद किस्म के नुकसान से दो चार ना करें, इस चीज को भी या टेंशन को कम करने के लिए अमेरिका ने अब तक रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। चलिए जनाब, अमेरिका अपनी तरह से कोशिश कर रहा है, और क्या ये जौहरी मुल्क भारत और पाकिस्तान जो इस वक्त आमने सामने और जंग के दहाने पर आ चुके हैं, क्या ये यहाँ से डिफ्यूज सिचुएशन हो सकती है? क्या इदारे मौसर तौर पर साबित हो सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान बैक टू बैक कार्रवाइयाँ कर रहा है, भारत सरकार की तरफ से भी मजीद इकदाम उठाए गए हैं। डिटेल के साथ छोटा सा ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि रात देर गए क्या कुछ हुआ है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फिजाई हदूद के अंदर क्या कुछ चल रहा है, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात जरा भारत पाकिस्तान के रिश्तों की ही करते हैं। और इन खट्टे मीठे रिश्तों के बीच रात देर गए एक और बड़ा फैसला लिया गया है भारत सरकार की तरफ से। जहां पहले ही बैक टू बैक कई बड़े डिसीजंस लिए गए थे, वहीं पर रात देर गए एयर स्पेस को क्लोज करने का फैसला ले लिया गया है। भारत की तरफ से एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, और ये एयर स्पेस जब बंद कर दी गई है तो पाकिस्तान से चलने वाले तमाम जहाज जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको भारत की हदूद से गुजरने के अब इजाज़त नहीं होगी। भारत की तरफ से एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और 30 अप्रैल से 23 मई सन 2025 के दरमियान ये ऑर्डर का इतलाक हो गया। यानी रात देर गए से 23 मई तक अब इसका इतलाक होगा। भारत ने एयर स्पेस पाकिस्तान के तमाम जहाज़ों के लिए, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के लिए बंद कर दिया गया है। साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से ये भी पाकिस्तान के लिए ये भी साफ कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर इस ऑर्डर का नज़रअंदाज ना किया जाए, और अगर इस तरीके से ऑर्डर नज़रअंदाज किया गया तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। पहलगाम टेरर हमले के बाद नोटम नोटिस टू एयरमैन रात देर गए जारी कर दी गई है और रेस्ट्रिक्टेड किया गया एयर स्पेस। तमाम एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड और लीज्ड जो पाकिस्तान के हैं, इनमें कमर्शियल एयरलाइंस भी है और मिलिट्री फ्लाइट्स भी है। और ये साफ कर दिया गया कि एयर स्पेस क्लोज रहेगी जी 30 मई से 30 अप्रैल सन 2025 से 30 मई सन 2025 तक। और पाकिस्तान इस दौरान किसी भी तरीके से एयर स्पेस को अब इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एयर स्पेस से पहले आपको याद होगा जो चेक पोस्ट अटारी वाघा बॉर्डर है उसको सील करने की बात रखी गई थी। साग के तहत जो वीज़े आ रहे थे और लॉन्ग टर्म वीज़े, शॉर्ट टर्म वीज़े थे, उनको बंद कर दिया गया था। और फिर उससे ये भी याद होगा कि नोटम जो है पाकिस्तान की तरफ से भी जारी कर दिया गया था, उन्होंने भी एयर स्पेस बंद कर दी थी। और फिर साइबर के मामले पर भी काफ़ी इकदाम किए गए। तो फिलहाल रात देर गए भारत सरकार का एक और हुक्मनामा भी सामने आया और ये कहा गया कि अब ये हुक्मनामा 23 मई सन 2025 तक इतलाक इसका रहेगा। तो आगे बढ़ेंगे जी। अब पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है, जहां एक तरफ से एयर स्पेसेस बंद हो रही है, फौजी मशकें जारी है, अफवाज आमने सामने हैं, बयानात दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं और बयानात एटमी हथियारों के इस्तेमाल होने तक, यानी जौहरी हथियारों का इस्तेमाल होगा और मिसाइल और रॉकेट चलाने की बात पाकिस्तान से लगातार कही जा रही है। इस बीच इतला और खबर यह है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर यानी POJK के अंदर अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान ज़ेरे POJK के अंदर एयर फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। भारत के साथ जारी तसादुम आराई के बीच ये फैसला लिया गया है। पाकिस्तानी ज़राए ब्लॉग से इस तरीके की खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एयरलाइंस तमाम सस्पेंड कर दी है, न सिर्फ पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि गिलगित और स्कर्दू के एयर बेसिस पर भी तमाम परवाज़ें बंद कर दी गई हैं। लोकल और इंटरनेशनल परवाज़ें गिलगित, स्कर्दू और साथ साथ POJK के अंदर जो एयरपोर्ट था वहां पर तमाम परवाज़ें बंद करने का ऐलान कर दिया है। और ये तब हो रहा है जब गिलगित बल्चिस्तान और आसपास के इलाकों के अंदर इंतहाई कशीदगी बढ़ रही है और उसी कशीदगी के बीच पाकिस्तान ने अपना नया फरमान रात देर गए जारी कर दिया है। और आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये डर सता रहा है कि भारत की जानिब से फौजी कार्रवाई की जा सकती है। अब ये होगी या नहीं ये तो हुकूमती इदारों को या फौज को तय करना है, जिसको मुकम्मल आज़ादी भारत सरकार की जानिब से दी गई है। लेकिन POJK में तमाम परवाज़ें जो आने और जाने वाली थी वो फिलहाल बंद हुई हैं। इसका असर ये रहा कि पहले दिन ही 10 परवाज़ें मनसूख करनी पड़ी। गिलगित, स्कर्दू भी तमाम ये जो हवाई अड्डे थे बंद हो चुके हैं। एम्बुलेंस सर्विसेज, अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, फौजी अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान की 2 मज़ीद फौजी बटालियन POJK के अंदर जो सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि तैनात की गई है और सरहद पर 2 सेक्टर्स में फ़िज़ाई और दिफाई दस्ते भी तैनात किए गए हैं। जो एयर डिफेंस सिस्टम या रडार जो है उसकी तैनाती की भी खबरें आ रही थी। इधर न सिर्फ एक जगह नकलो हमल बल्कि POK के अलावा जो मशरक़ी जो शुमाली बेल्ट है पाकिस्तान का,
जिसमें अफगानिस्तान के साथ लगने वाली सरहद है, उन एरियाज पर भी सबसे ज़्यादा नज़र है। स्वात में फायर ब्रिगेड की नकलो हरकत देखने को मिली है और यहाँ तक कि हंगामी सूरत हाल की बशकें फौज की जानिब से, पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर की गई हैं। इसका असर ये भी है कि साहिवाल के इलाके में फौज की तैनाती सरहद के उस तरफ हुई है, जो दिफाई ज़राए तस्दीक करते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, जिसको पहले ही नो फ्लाई जोन करार दिया, अब मुकम्मल तौर पर चूँकि पाबंदी लगी है तो इन एरियाज़ में भी किसी तरीके से परवाजें नहीं जाएंगी। 10 परवाजें पहले दिन मनसूख करनी पड़ी और मुसाफिरों के लिए भी अब एडवाइजरी पाकिस्तान के अंदर जारी की गई है कि सयाहती मकामात, बालाई इलाकों, सरहदी बेल्ट के अंदर जाने से वो गुरेज करें, चाहे वो मकामी हो या बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों की बात हो। इन सब के दरमियान भारत के फ़िज़ाई हुदूद जो पहले पाकिस्तान ने बंद किए थे, पिछले दिनों फैसला हुआ था, अब भारत ने भी ये कार्रवाई की है, जवाबी कार्रवाई हुई है और किसी भी तरीके से इस सिचुएशन में पीओके के अंदर जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और ये सारी सिचुएशन कब बन रही है, पहलगाम हमले के बाद जो कुछ हमने देखा उसके असरात रफ्ता रफ्ता ही सही मुतअद्दिद इलाकों के अंदर अब दिखना शुरू हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस हलचल के बीच बड़ी तब्दीलियां की गई हैं फौजी सतह पर। एक तरफ सिफारती सतह पर कुछ इकदाम, लेकिन फौजी सतह पर पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से रात देर गए कुछ हुक्मनामे जारी हुए और पाकिस्तानी फौज के अंदर इस हलचल के बीच देर रात रद्दोबदल का ऐलान हुआ। एक सरकारी हुक्मनामे के जरिए जनरल मोहम्मद आसिम पाकिस्तान के नए कौमी सलामती के मुशीर मुकर्रर कर दिए गए हैं। जनरल मोहम्मद आसिम मुनीर, खबर है कि एक मुख्तलिफ जगहों पर अब तक खिदमात अंजाम दे चुके हैं और शहबाज शरीफ ने यह हुक्मनामा जो आपकी स्क्रीन पर है तकरीबन आधी रात को यह हुक्मनामा जारी किया है और तफसीलात के मुताबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मुल्क के नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे और तफसीलात ये भी है कि कौमी सलामती का इजाफी चार्ज भी उनको पहले देने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब उन्हें पूरा ये जो जिम्मेदारी है वो हुकूमती सतह पर सौंप दी गई है और इस सिलसिले में जो उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन है वो भी जारी हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को पिछले साल सितंबर का महीना था जब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या जिसको आप ISI कहते हैं उसका नया सरबराह तैनात किया गया था और सिर्फ 1 साल के अंदर ISI से हटाकर उनको एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है नई जगहों पर, बल्कि मौजूदा वक्त में यानी फौज कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वहां पर मजीद अपनी ग्रिप को मजबूत करना चाहता है और रात देर गए तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे आसपास शहबाज हुकूमत की तरफ से यह फैसला लिया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को पाकिस्तान के कौमी सलामती के एडवाइजर के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में तैनात कर दिया। यानी अब जो भी डिसीजन होगा वो थ्रू होगा जी जनरल आसिम मलिक के थ्रू और जनरल आसिम मलिक ISI चीफ और है, लेकिन आर्मी की सरबराह के साथ बराह रास्त राब्ते में रहेंगे। यानी पॉलिटिकल डिसीजन अब कितने वहां पर चलेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये तो थी बात मिड टर्म ऑर्डर्स की, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल से भी आपको रूबरू करवाते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आहिस्ता आहिस्ता करके कंट्रोल खो रहा है और यही वजह है कि अफगानिस्तान ने कल जो दरख्वास्त और चिट्ठी बजरिए सफीर पाकिस्तान को भेजी 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से उस पर क्लियरेंस दे दी गई है। 150 ट्रक जो अफगानिस्तान के हैं जिन्हें भारत आना है, जिनमें जरूरी अशिया सामान भी है, उसे भारत लाना था, वो अटारी वाघा बॉर्डर पर रुके पड़े थे क्योंकि चेक पोस्ट बंद कर दिया गया था, तिजारत बंद थी। इस बीच अफगानिस्तान ने बराह रास्त पाकिस्तान के साथ बात की और कहा कि ये 150 ट्रक जो अफगानिस्तान के हैं इन्हें बॉर्डर क्रॉस करके भारत जाने की इजाजत दी जाए। और इतलात और खबर यह है कि पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्टर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान को ये इजाजत दे दी है कि उनके 150 ट्रक जो तालिबानी हुकूमत के हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर भारत के अंदर आ सकते हैं और इस तरीके से अफगानिस्तान और भारत के बीच तिजारती राब्ते बहाल रहेंगे। तो 150 ट्रक अफगानिस्तान के जो वाघा सरहद पर थे उन्हें इस पार आने के लिए इजाजत दे दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। ये आपको एक तरफ की खबर नजर आएगी, लेकिन इस खबर का एक और बड़ा पहलू है जो मैं आपको बता रहा था कि डिप्लोमेटिक एंगल्स पर एक बड़ी जीत भारत सरकार को मिल चुकी है और तालिबान ने खुलकर पहलगाम हमले पर अपना मौक़िफ़ भी जाहिर किया है और साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से बड़े मुल्क के साथ मिलकर काम किया जा सकता है। बड़ी खबर कि डिप्लोमेटिक कूप जो हुआ था भारत की तरफ से पाकिस्तान पर, उसमें एक और जीत हुई है। तालिबान ने 22 रन पहलगाम के मामले पर अपना ऑफिशियल बयान भी जारी कर दिया है
और तालिबान ने बाज़ाब्ता तौर पर इस दहशतगर्दाना कार्रवाई की मजम्मत की है और कहा कि यह किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। याद रखिएगा, डिप्लोमेटिक एंगल्स पर तालिबान के साथ मुसलसल राब्ते में है। भारत सरकार दोहा के अंदर एक मुलाकात हुई और इतला यह है कि भारत का आला सतही वफ्द काबुल के अंदर पिछले हफ्ते मौजूद था, रवा हफ्ते के दौरान मौजूद था, जिस दौरान बैक टू बैक कई अहम हस्तियों के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, इस्लामिक लीडरशिप के साथ वहां पर मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके भारत पर हमला करना चाहता था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस तरीके की आ चुकी थी, लेकिन पलटवार जो डिप्लोमेटिक कूप पाकिस्तान के लिए किया गया, उससे एक और जीत भारत को मिली है। एक तरफ से 22 रन के मामले पर तालिबान ने अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है और मुज़ाकरात के दरवाजे भी तालिबान ने भारत के साथ खोल दिए हैं और मुसलसल ये बातें चल रही है कि अब मजीद ताल्लुकात तालिबान के साथ बेहतर किए जाएंगे ताकि मजीद प्रेशर पाकिस्तान पर बनाया जाए और वो पाकिस्तान किसी भी कीमत पर तालिबान की सरजमीन को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। इस पर तमाम तर कार्रवाइयाँ की गई थी और पहली कामयाबी कल मिली जब तालिबान ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। अफगान तालिबान के हुकाम के साथ मुलाकातों का एक दौर जो पहले बाहर चलता था, लेकिन अब काबुल के अंदर गुज़श्ते दिनों मीटिंग्स हुई हैं, बैक टू बैक दौरे हुए हैं सिफारती सतह पर, और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिसर भी पिछले दिनों मिला था जिसकी तस्दीक बाद में जाकर भारत सरकार ने की और फिर इसी प्रोग्राम में हमने आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखी थी। लेकिन अफगानिस्तान में टॉप लीडरशिप जो तालिबान की है, एक तो पाकिस्तान के साथ मौजूदा वक्त में ताल्लुकात ठीक नहीं है, इस बात की गवाही ये बयान देता है। दूसरा, पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को जो मिनी स्विट्जरलैंड में या बाइसरन वादी के अंदर हुआ, उस हमले की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। ये एक खबर जो आपके सामने हमने रखी, लेकिन बात सऊदी अरब के हवाले से भी कर लेते हैं। आप सब जानते हैं, जहां अमेरिका की जानिब से भारत पाकिस्तान की कशीदगी को कम करने के लिए दोनों तरफ बात की गई है, लेकिन सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे मुस्लिम मुल्क भी आगे आए हैं और इन तमाम ममालिक ने भी एक तरफ जहां पहलगाम हमले की खुलकर दहशतगर्दाना हमला करार देते हुए इसकी मजम्मत की, तो दूसरी तरफ कतर, सऊदी अरब और कुवैत ने इजहार तशवीश के बाद दोनों फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील की है। तनाव को कम करने के लिए तमाम लोगों की तरफ से कहा गया कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, भारत की जो मदद की जा सकती है वो की जाएगी, पाकिस्तान के साथ जो ताउन किया जा सकता है वो किया जाएगा। इस सिलसिले में बयानात भी जारी हुए हैं। कतर, सऊदी अरब और कुवैत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया और दोनों फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने, सिफारती ज़राए से बहरान को या मसाइल को हल करने की अपील तीनों ममालिक की जानिब से की गई है। साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर बातचीत या पुरअमन ज़राए से ये जितने भी बकाया मसाइल हैं उन पर अगर बात हो सकती है तो कतर ने कहा कि वो भी सपोर्ट करेगा। सऊदी अरब ने और कुवैत ने भी इसी तरह का बयान दिया जिनके मुताबिक उसूलों का एहतराम किया जाना चाहिए, अच्छी हमसायगी। अच्छा जी, इस खबर के बाद आप जरा मुझे फटाफट से याद भी आया कि पाकिस्तान के एक फॉर्मर सेनेटर थे और इमरान खान के बड़े करीबी थे जो ये बता रहे थे कि जनाब दोस्त मुल्क तो साथ छोड़ रहे हैं, और ये जब वो बता रहे तो शायद किसी को ही अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर जयशंकर के साथ इतने मजबूत राब्ते और रिश्ते बनेंगे और भारत के हक में मुस्लिम कम्युनिटी भी खड़ी हो जाएगी। शायद इसका अंदाजा उन्हें पहले से वहां पर था। फिर एससीओ के इजलास में एक बार जिक्र हुआ कि क्या एससीओ के अंदर अरब ममालिक को शामिल किया जाएगा या नहीं, या तमाम लोगों को शराकतदारी के लिए इसमें जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं। अभी तो कम ममालिक थे, लेकिन सब लोगों की जब बात हुई तो भारत ने बहुत सारे लोगों का नाम लिया था इनडायरेक्टली, उसमें सऊदी अथॉरिटीज़ और बाकी तमाम लोगों के जो बयानात थे उसको भी उस वक्त कोट किया गया था। तो वो जो सारी सूरत हाल है, आज जो ये सारे आप बयानात देख रहे हैं वो उस वक्त का किया गया हुआ काम, उसके रिजल्ट्स भी आप कह सकते हैं कि ये हैं। और तशवीश का इजहार सऊदी अरब की वजारत खारजा ने भी एक बयान में कहा और ममलिकत ने भारत पाकिस्तान से कशीदगी को कम करने, मजीद कशीदगी से बचने, तनाज़े को सिफारती ज़राए से हल करने पर जोर दिया और ये भी कहा कि सिलसिले में पुख्ता और गैर मुतज़ल्ज़ल मौक़िफ़ की वो भारत की तस्दीक करते हैं। ख़ास तौर से दहशतगर्दी के खिलाफ पहलगाम हमले के बाद जो भी कार्रवाइयाँ की जाएगी उसकी हिमायत भी, लेकिन खित्ते में अमन व अमान कायम रहे इसके लिए भी दोनों तरफ से सपोर्ट हो जाए, दोनों मालिक को सपोर्ट की जाएगी, इसके लिए यकीन भी दिलाया गया।
इधर एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। भारत पाकिस्तान पुरतनाव सूरत हाल के बीच कुछ बड़े फैसले भारत सरकार की जानिब से और सीसीएस में इजलास के बाद पिछले दिनों उन 5 फैसलों के बाद मजीद फैसले मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए किए जा रहे हैं। और अब पाकिस्तान और भारत के बीच ये जो डिजिटल स्ट्राइक्स का मसला है वो इस हद तक बढ़ गया है कि भारत सरकार की जानिब से कई अहम शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। 16 यूट्यूब चैनल्स के बंद होने के बाद मुतअद्दिद शख्सियात जिनमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं और ज्यादातर वो लोग हैं जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन लोगों पर यह कार्रवाई हुई है। और इतलात के मुताबिक मुतअद्दिद लोगों के जिनमें एक्टर माहिरा खान हैं, हानिया आमिर हैं, अली जफर हैं, इन तमाम लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिए गए। ये कार्रवाई कल पूरे दिन हुई, रात देर गई इसकी तस्दीक हुई। दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान जो कुछ सूरत हाल चल रही है और इन सब के बीच में पहलगाम हमले के बाद आप सबको ये भी याद दिलाना जरूरी है कि 16 यूट्यूब चैनल जब बंद हुए थे तो उसमें शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल बंद था। कल एक और कार्रवाई हुई, शाहिद अफरीदी की एक और पोस्ट जो कि कश्मीर मामले पर आई, शिखर धवन के एक रिस्पांस में उन्होंने कुछ बातें कही, उस पर भी जबरदस्त नाराजगी और फिर हुकूमती सतह पर फैसला ये हुआ कि उनका अकाउंट भी बंद किया जाए। तो 16 यूट्यूब चैनल्स के बाद दर्जनों ऐसी शख्सियात पाकिस्तान की जो भारत के अंदर अपना बेहतर मुस्तकबिल देखती थी, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी, यहाँ पर फिल्में शूट की, डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की और यहाँ तक कि फिल्मों में काम करने का खुलकर उनको मौका मिला। लेकिन उन्हीं लोगों की तरफ से जब कुछ बयानात आए पहलगाम हमले के तनाजुर में, तो भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए डिजिटल स्ट्राइक में ये जो साइबर क्रैकडाउन है इसमें इन लोगों के अकाउंट्स बंद किए। कुछ लोगों पर यह भी इल्जामात हैं कि उनने गलत और बगैर किसी तस्दीक के ऐसे बयानात भी शेयर किए जो मुल्क की दाखिला सलामती के खिलाफ थे, मुल्क के आईन के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ गुमराह कुन मवाद फैलाया गया और उन अकाउंट्स को तरजीह बुनियादों पर बंद किया गया। लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट आप देखेंगे तो वो एक्टर्स हैं, वो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं और फिल्म स्टार्स हैं जिनने सबसे ज़्यादा इन दिनों तज्जिया और तबसरा या किसी पोस्ट के शेयर करके पहलगाम हमले के बाद भारत की मुखालफत की थी, तो उन पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। लेकिन कुछ चैनल्स अभी चल रहे हैं। इस बीच ये भी बताते चले, रात देर गई एक और कार्रवाई हुई है। शाहिद अफरीदी के यूट्यूब चैनल के अलावा DGISPR का यूट्यूब चैनल जो पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल था और जियो की लाइव स्ट्रीम भी यूट्यूब पर बंद कर दी गई है। चलिए जनाब, ये तो भारत पाकिस्तान की बात हो रही है, क्या कुछ चल रहा है ऑफिशियल लेवल पर, लेकिन मुल्क के अंदर पाकिस्तानियों को वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है। न सिर्फ पाकिस्तानियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है बल्कि बांग्लादेशियों और म्यांमारियों के खिलाफ भी अब मुल्क भर के अंदर बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। और नई दिल्ली से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर यह आ रही है कि नई दिल्ली की हुकूमती पुलिस की तरफ से यानी दारुल हुकूमत के अंदर जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने अपना एक और हुक्मनामा जारी कर दिया है। आधार पैन कार्ड को अब वो आपकी शिनाख्ती कार्ड के तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से नया डायरेक्टिव सामने आया है, क्रैकडाउन इलीगल इमिग्रेंट्स पर किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस की तरफ से यह माना जा रहा है कि वोटर आई कार्ड या इंडियन पासपोर्ट को ही वैलिड प्रूफ माना जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि जनाब ये अचानक से ये क्यों हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट जो दिल्ली पुलिस का है ये क्यों हुआ। पिछले कई दिनों से जब डिपोर्टेशन का काम पाकिस्तानियों का चला, म्यांमारियों बांग्लादेशियों पर क्रैकडाउन शुरू हुआ, तो पता लगा कि बहुत सारे लोगों के पास आधार भी है, पैन कार्ड भी है और राशन कार्ड भी है, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। जम्मू कश्मीर से भी एक इतला इस तरीके की मामला अदालत तक भी चला गया, उसके पास पैन कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, मकान के कागजात भी है, तब भी डिपोर्ट के लिए उसको ले गए हैं। लेकिन जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि अब वो सिर्फ आई कार्ड के तौर पर आपको मानेंगे, या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या वोटर आई कार्ड होना चाहिए। अगर ये दो चीजें आपके पास तो दिल्ली पुलिस आपको रियासती बाशिंदा मान सकती है, बसूरत दीगर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि पिछले कई दिनों से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याज के पास जो दस्तावेजात मिले उनमें आई कार्ड, ये जो आधार कार्ड भी उनके पास था और पैन कार्ड भी था, जिसके बाद सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बनी और इंटरनल असेसमेंट करते हुए दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया कि जो क्रैकडाउन चल रहा है उसे कंटिन्यू रखा जाएगा, लेकिन पासपोर्ट और वोटर आई कार्ड पर ही फिलहाल वो कार्रवाई आगे करेंगे। अथॉरिटीज की तरफ से तकरीबन 3500 पाकिस्तानी नेशनलिस्ट जो दिल्ली के अंदर थे उन्हें डिपोर्ट करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल है और उसके साथ साथ जो 520 दीगर लोग दीगर रियासतों के अंदर से
थे या इसी तरीके से जो अटारी वाघा बॉर्डर पर लोग वेट कर रहे हैं, उनके तमाम दस्तावेजात को भी जब आप चेक करेंगे तो उनके पास आधार भी मिलेगा, पैन कार्ड भी मिलेगा। लेकिन सूरत हाल ये थी, पिछले कई सालों से 8-8, 9-9, 10-10 साल से वो यहाँ पर थे, वीज़े कैंसिल किए गए, वापस जाना होगा, बाशिंदे वो यहाँ के नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये साफ कर दिया कि वो एक्सेप्ट करेंगे जी सिर्फ या तो पासपोर्ट को वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर या आपका वोटर कार्ड अगर हो उस पर आपको वो मान सकते हैं। अब ये कितना चलेगा नहीं चलेगा, ये टेक्निकली फिट है नहीं फिट है, इस पर एक अलग बहस है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने तरीके से एक नया निज़ाम मुतारफ करने की दिल्ली के अंदर कोशिश की है, दारुल हुकूमत के अंदर। दिल्ली के बाद जरा बात एक और अहम रियासत की करते हैं और वहां से इतला यह है कि जम्मू कश्मीर के ताजिर और तलबा वापसी का सफर कर रहे हैं। इतलात मसूरी से इस वक्त सामने आई है, जहां पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हुए और वीडियोस वायरल होने के बाद कार्रवाई भी हुई है। इतलात और खबर यह है कि टेंशन बढ़ा पहलगाम हमले के बाद। 22 सरन पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ जिसमें निहत्ते लोगों को कत्ल किया गया, उसके बाद तकरीबन 20 के करीब ताजिर ऐसे हैं जिन्होंने मसूरी में अपनी तिजारत बंद करके वापस आने का फैसला ले लिया है। और ये बिजनेसमैन जो है, इन्होंने अपने काम अधूरा छोड़ते हुए, लॉक करते हुए, वाइंड अप करते हुए वापस वादी का रुख किया है। वेयर हाउस के अंदर उन्होंने अपने माल को छोड़ दिया है। और ये मामला तब सामने आया जब मसूरी के अंदर कुछ तंजीमों की तरफ से एहतजाज किया गया और वो एहतजाज तेजी के साथ आगे बढ़ा, जिसके बाद दर्जनों कश्मीरी ताजिर जो है उन्होंने अपनी तिजारत को वाइंड अप करते हुए वापस आने की बात कही है। अप्रॉक्सीमेटली 20 के करीब ताजिर बता रहे हैं। ताजिरों का मानना है कि पुलिस ने भी के अंदर जो हमने कार्रवाई देखी उस पर पुलिस ने भी उसका संजीदा नोटिस लिया है। पहले जरा तस्वीर वो दिखाते हैं जहां जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी उत्तराखंड की, और बहुत सारी रियासतों या बहुत सारी स्टेट्स के अंदर ऐसी सूरत हाल बनी जहां तलबा या ताजिर बाकी तमाम लोग मुश्किलात में नजर आए, जिनको तंग तलब किया गया, कुछ लोगों के साथ मारपीट हुई। यूके की जरा पहली तस्वीर दिखाइएगा, जहां अब खबर यह है कि रास्ते में कई लोगों को पकड़ा गया था और उसके बाद जाकर ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से भी इस वाक़े का संजीदा नोटिस लिया गया। उनने पुलिस अथॉरिटीज़ के नोटिस में बात लाई और ये वो पहली तस्वीर थी जिसमें कुछ लोगों के साथ मारपीट हुई जो रास्ते में खड़े थे। अलग अलग मकामात पर ऐसी तस्वीरें आई। फिर आपको याद होगा कि उत्तराखंड सरकार के साथ एक बराह राब्ता हुआ। उमर सरकार का सतीश शर्मा जो मिनिस्टर हैं उनको वहाँ भेजा गया। फुटपाथ पर शॉल बेचने वालों पर भी थप्पड़ उनको जड़े गए, रास्ते में उनके साथ मारपीट हुई, बदतमीजी हुई, जिसके बाद पुलिस ने इस वाक़े का संजीदा नोटिस लिया और अब मकामी पुलिस की जानिब से इस वाक़े पर क्या कुछ कहा जा रहा है जरा वो भी आपको सुना देते हैं। एक वीडियो का संज्ञान हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने लिया था, जिसमें कश्मीर ये मॉल रोड मसूरी का एक वीडियो था जिसमें कुछ कश्मीरियों के साथ जो है कुछ युवकों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। चूंकि इस संबंध में कहीं पर कोई थाना चौकी में रिपोर्ट नहीं आई थी, इसलिए उन युवकों की पहचान की गई। पहचान करने के बाद उन युवकों को थाने लाया गया और थाने में पूछताछ के बाद उन युवकों द्वारा बताया गया कि 22 तारीख की जो संवेदनशील घटना, जो दुखद घटना कश्मीर में घटित थी, उससे कहीं न कहीं वो आक्रोशित थे और इस संवेदना में उन्होंने वहाँ कुछ फेरी वालों के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। उनके द्वारा वहाँ लिखित में माफी मांगी गई। साथ ही साथ उनके द्वारा जो है उसको अपने विभिन्न पोस्टों पर अपनी बाइट को पोस्ट किया और माफी सभी से मांगी गई कि उनके द्वारा आवेश में आकर ऐसी घटना कर दी गई थी और जिसके बाद पुलिस सेक्टर उनका चालान किया गया।
इस संबंध में जब ये इस तरह की वीडियो वायरल हुए और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में खबरों का प्रचार प्रसार हुआ, तो इस संबंध में जो इसके विक्टिम थे उनकी भी तलाश करके उनके नंबर को प्राप्त किया गया। और आज मेरे द्वारा इसमें जो कश्मीरी हमारे भाई थे जो यहाँ फेरी लगाने के लिए आए थे, जो कुपवाड़ा चले गए, तो उनसे बात करके उनको आश्वस्त भी किया कि आप यहाँ पर आए, यहाँ पर कोई लीगल व्यापार करना है आप एकदम करें, आपकी सुरक्षा सभी की सर्वोपरि है इसमें। साथ ही साथ इसमें जो हमारे जो कश्मीर के काफ़ी सारे लोग हैं जो परमानेंटली यहाँ पर मसूरी माल रोड पर दुकानें आवंटित है लगाते हैं, करीब 18 ऐसी शॉप्स हैं, उनसे भी संपर्क किया गया। 10 से 12 ऐसे वेंडर्स हैं जो लगातार सीजन में यहाँ पर मॉल रोड पर काम करते हैं, उनसे भी वार्ता की गई। सभी के द्वारा बताया गया कि यहाँ सौहार्दपूर्ण माहौल है और कहीं इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सभी लोग अपना व्यापार राजी खुशी से अच्छे से कर रहे हैं। फिर भी चूंकि एक घटनाक्रम संज्ञान में आया था, इसलिए मेरे द्वारा एसएसपी कुपवाड़ा साहब से भी बात की गई है और उनको भी आश्वस्त किया गया कि वो वहाँ उनके नंबर शेयर किए गए कि आप उनको भी आश्वस्त करें कि अगर वो यहाँ पर आके अपना कोई व्यापार करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आए और अपना सत्यापन के साथ यहाँ पर आते हैं, तो इनको यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा भी रहेगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ मुझे यह भी अवगत कराना है, साथ हमारे नुमाइंदे इस वक्त हैं। नीरज, इस घटना के बाद पुलिस जो बता रही है कि नोटिस लिया गया, क्या कोई गिरफ्तारी इस केस में हुई है, नंबर 1? और नंबर 2, जो बाकी लोग वहां पर काम कर रहे थे, जो व्यापार कर रहे हैं, शॉल बेचने वाले हैं, ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि खबर थी बहुत सारे लोग इस इलाके को छोड़कर वापस अपने घरों की तरफ लौट आए इस घटना के बाद। नीरज हेलो जी, देखिए आपको बताना चाहूंगा, अमूमन मसूरी का जो माहौल है बड़ा शांत रहता है यहाँ पर, लेकिन ये जो घटना है वाकई दुखदाई घटना है यहाँ पे। हालांकि मसूरी में जो है कश्मीर के काफी लोग, न सिर्फ कश्मीर बल्कि अन्यत्र काफी स्टेट से लोग आकर के व्यापार करते हैं यहाँ पे। सीजन का टाइम रहता है तो सीजन के टाइम में भी आते हैं, ऑफ सीजन में यहाँ पे कश्मीर के काफी लोग यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसी घटना कभी देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन ये बड़ा दुखदाई एक वाकया रहा है यहाँ पे, क्योंकि 22 तारीख को जो पहलगाम का वाकया हुआ था उसको देखते हुए मसूरी में भी कुछ ऐसा ये इंसिडेंट देखने के लिए मिला, क्योंकि जो जो कश्मीर के जो ये व्यापारी थे शॉल बेचने के लिए उन्होंने रोड के साइड में दुकान लगा रखी थी, और जिसको लेकर के जो आक्रोशित एक भावनाएं उमड़ी है, ये इस तरीके से कहा जाए, जो लोकल यहाँ के, हालांकि मसूरी के प्रॉपर नहीं है, मसूरी के आसपास क्षेत्र के रहने वाले ये तीनों युवक थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, भद्र व्यवहार किया है। बड़ा दुखदाई है ये, और ये कहना कहीं संदेश जाता है इससे कि देखिए हम लोग भारत के रहने वाले हैं, स्वतंत्र भारत के नागरिक है, कहीं पर भी भारत में अपना व्यापार रोजी रोजगार कमाने का अधिकार है, और पुलिस ने भी यही जाहिर किया है। और इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जो है तुरंत, हालांकि उनको जब थाने में बुलाया, कोई लिखित में तहरीर नहीं दी गई थी इसकी, उसको थाने में जब बुलाया गया और उसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून ने निर्देशित किया था थाना मसूरी को, और थाने में उनको बुला करके उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि ये भावनाएं थी जो उमड़ी थी, हालांकि उन्होंने बाद में माफीनामा उनसे लिखवाया गया, भविष्य में इस तरीके के कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बड़ा दुखदाई है ये मामला। जी बहुत शुक्रिया नीरज, हमारे साथ थे, मसूरी से जानकारी दे रहे थे। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है, तस्वीरें ये सामने आई थी और उसके बाद पुलिस का स्टेटमेंट भी जो ऑफिशियली आपके सामने रखा है। माफीनामा उन लोगों से लिखवाया गया, कार्रवाई हुई जिन लोगों ने इस वाक्य को अंजाम दिया था, और बाकी तमाम लोग इलाके में काम कर रहे हैं, जो पुलिस जिस बात की ऑफिशियली कंफर्मेशन कर रही है। 9:30 बज गए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो मजीद खबरें आप तक पहुंचेंगी। वादी कश्मीर आपको ले चलेंगे, जम्मू सूबे के अलग अलग मकामात पर, सरहदी इलाकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पुरतनाव सूरत हाल के बीच मजीद इकदाम हो रहे हैं, उस ताल्लुक से बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे साथ आप बने रहिए।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जी के देख रहे हैं। आखिरी पड़ाव में दाखिल हुए हैं, 9:34 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम में ज़रा मज़ीद बात करते हैं और थोड़ी देर में सरहदी इलाकों से कुछ और डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, खबरें आ रही हैं, आपके सामने रखेंगे। लेकिन मशरक़ वस्ता भी आपको ले चलते हैं। मिडल ईस्ट के अंदर ख़ास तौर से इसराइल और गज़ा की जंग के दरमियान अब इसराइल के जंगलात में लगी आग मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आ पा रही है। आग बेकाबू हो गई है और इन सब के बीच में आलमी इमदाद तलब की गई है। योम आज़ादी की जो तक़रीबात थी उनको भी मनसूख करना पड़ा इसराइल को। इमदादी कार्रवाइयों में मुआवनत के लिए फ़ौज भी तलब कर ली गई है। रिहायशियों को इनखला का हुक्म भी मुतलका हुकाम की जानिब से मकामी सतह पर दे दिया गया है। ये तस्वीरें इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों की जहाँ सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती दिखाई दे रही है। इस बीच तिल अबीब के अंदर ख़ास तौर से मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के मज़ाफ़ात में लगने वाली आग बेकाबू होने पर इसराइल में कौमी एमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है, नाफिज हो चुकी है, जबकि मुतासरा इलाकों के रिहायशियों को इनखला का भी हुक्म दिया गया है। हुकाम ये भी मानती है कि आग इसराइल की तारीख में लगने वाली अब तक की सबसे बड़ी आग हो सकती है और अथॉरिटीज़ ये भी बताती हैं कि आग सुबह 9:30 बजे लगी, जो तेज़ हवाओं के बाइस मुसलसल फैलती चली जा रही है और एक वसी इलाका जो अपने आग ने लपेट में ले लिया है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि फायर ब्रिगेड की 120 से ज़्यादा एहलकार, मुतअद्दिद तैयारे और हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, जबकि इमदादी कार्रवाइयों में मुआवनत के लिए फ़ौज को भी तलब किया गया है। लेकिन आग पर काबू पाने में नाकामी के बायस इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने यूनान, इटली, बल्गारिया, क्रोशिया और किब्रिस से इमदाद की भी अपील कर दी है। इस बीच रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि आग लगने के बाद रेस्क्यू सर्विसेज ने अब तक 22 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की है, जिनमें 12 को अस्पताल ले जाया गया है। और इसराइल में आज हलाक जो फ़ौजियों की याद में कौमी दिन मनाया जा रहा था। आग लगने के बाद जो कल होने वाली तकरीबात थी उनको भी मनसूख कर दिया गया है। और ये आग जब बेकाबू हुई है तो मुतअद्दिद गाड़ियाँ, रिहायशी मकानात और एक जंगलात का वसी इलाका जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। एमरजेंसी पूरे मुल्क के अंदर नाफिज कर दी गई है। डिफरेंट एरियाज़ की तस्वीरें आपके सामने। आज योम आज़ादी के मौके पर कोई अगर तकरीब होनी थी तो वो तमाम मनसूख करनी पड़ी है। मुतासरा इलाकों के रिहायशियों को इनखला का भी हुक्म दिया गया है। और ख़बर यह है कि मुख्तलिफ इलाके आग की लपेट में हैं। तमाम कोशिशें हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, तैयारों के ज़रिए, 120 से ज़्यादा एहलकारों के ज़रिए हो रही हैं। जब ये सारी कोशिशें नाकाम गई तो वज़ीर ख़ारजा इसराइल ने यूनान, इटली, बल्गारिया, क्रोशिया और किब्रिस से भी इमदाद की अपील कर ली है और रेस्क्यू सर्विसेज ने 22 अफराद को अस्पताल में पहुंचा दिया है। आज उन फ़ौजियों की याद में जो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान मारे गए थे उन्हें याद किया जा रहा था। लेकिन आग लगने के बाद आज और कल होने वाली तमाम तकरीबात को एक तरफ एमरजेंसी नाफिज की गई तो दूसरी तरफ इन तकरीबात को मनसूख करना पड़ा है। आपको याद होगा इससे पहले अमेरिका के अंदर भी बड़ी भयानक आग लगी थी जंगलों में और आग आनन फानन में आधी रियासत को अपनी लपेट में ले गई थी। मुश्किल से 3 महीने के वक्फे के बाद उस पर काबू पाया गया और अब इसराइल के अंदर ये आग नमूदार हुई और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान धुआं पूरा इसराइल इस वक्त दिख रहा है। चलिए जनाब, इसराइल के बाद बात जम्मू कश्मीर की भी करते हैं और बात उन हाजी साहिबान की करते हैं जिन्होंने हज 2025 के लिए रवानगी है। और इस ज़िमन में हज कमेटी ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर हज कमेटी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तवारीखों और शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर के साथ कि हज 2025 के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई है और पहली परवाज़ 4 मई को श्रीनगर से जिद्दा के लिए रवाना हो जाएगी। पहली परवाज़ श्रीनगर शेड्यूल कर दी गई है 4 तारीख को। हज हाउस बेमिना श्रीनगर के अंदर सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के दरमियान तमाम हाजी साहिबान को आना होगा। यानी 5 से 5:30 के दरमियान रियासती हज कमेटी के दफ्तर वाक़ा बेमिना श्रीनगर के अंदर तमाम हाजी साहिबान को जिन्होंने हज 2025 के लिए जाना है वो 5 से 5:30 बजे के दरमियान वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और रियासती हज कमेटी की तरफ से तमाम ज़ायरीन से अपील की गई है कि वो वक्त का पूरा ख्याल रखें। इन्हें 5 से 5:30 के दरमियान ही वो आए ताकि मुकर्ररा वक्त के अंदर उनकी तमाम तर लवाजिमात हज हाउस के अंदर पूरी की जा सके, जिसके बाद उन्हें वहाँ से रवाना किया जाएगा। और ये साफ कर दिया गया कि हज कमेटी ने स्ट्रिक्टली इस बात पर जोर दिया है कि जो स्टैंडर्ड बैगेज है, यानी जो आपका लगेज का साइज होना चाहिए, फ्री ऑफ बैंड आइटम्स होने चाहिए, यानी जो चीज़ें ममनुआ है वो नहीं होनी चाहिए, वो आप अपने लगेज में घर से ही लेकर आएंगे ताकि हज हाउस के अंदर आपकी स्क्रीनिंग और तमाम चीज़ें मुकम्मल होकर आपको सीधे एयरपोर्ट की ओर रवाना किया जाए जहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब की बार तकरीबन 3600 के करीब हाजी साहिबान
ज़ायरीन जो है वो हज पर जा रहे हैं अब की बार, और कोटा बहुत ज़्यादा था लेकिन बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया, जिसके बाद अब इतला ये है कि परवाज़ों का शेड्यूल तरतीब दे दिया गया। 3600 के करीब हाजी साहिबान जाएंगे। 4 मई को पहली परवाज़ श्रीनगर से जिद्दा शरीफ के लिए रवाना कर दी जाएगी, और इस परवाज़ पर रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत काबीना के कई वज़रा एयरपोर्ट और हज हाउस के अंदर मौजूद रहेंगे। सूबाई इंतज़ामिया इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां कर रही है। बड़ी खबर हज 2025 के हवाले से, जहां पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और रियासती हज कमेटी ने भी बाज़ाब्ता तौर पर डेट्स की अनाउंसमेंट कर दी है। SG 5304 फ्लाइट नंबर जो है स्पाइस जेट 5304 जो है 4 तारीख को 4 मई 2025 को सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के दरमियान आपको हज हाउस के अंदर मौजूद रहना है, जिसके बाद आपको सीधे एयरपोर्ट लाया जाएगा और जहां से आप हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होंगे। और इस ज़िम्मन में हज कमेटी और जम्मू कश्मीर ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली है और पहला ऑफिशियल शेड्यूल जारी हो चुका है। बढ़ते हैं और बात अब ज़रा इम्तहानात के नताइज के हवाले से भी कर लेते हैं। आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 12वीं और उसके बाद 10वीं जमात के इम्तहानी नताइज का ऐलान कर दिया गया है और इस सिलसिले में वो जो तवक्कुआत थी माजी की तरह इस बार भी लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले बेहतर कारकर्दगी अंजाम दी है। 75% से ज़्यादा उम्मीदवार दोनों इम्तहानात में कामयाब करार पाए हैं। लड़कियों ने इम्तहानात में दोबारा बाजी मार ली है। जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस में इस हिसाब से तैयारियां की जा रही थी और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अब जब 12th क्लास का रिजल्ट पहले आया, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बाद से पैर दोनों जमातों के बैक टू बैक पहले 12वीं का और उसके बाद 10वीं जमात के नताइज का ऐलान किया। तो तकरीबन जो उम्मीदवार हैं कामयाब उम्मीदवार आदादोशुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर 1,03,308 उम्मीदवार इम्तहानात में शामिल हुए थे, जिनमें से 77,311 उम्मीदवार कामयाब हुए। सालाना इम्तहान में पास होने वाली लड़कियों की मजमूई तादाद 78% और लड़कों की तादाद 72% रही। सोशल मीडिया पर कल इस बात की तस्दीक भी की गई कि बहुत सारी लड़कियां जो अलग अलग स्ट्रीम्स में टॉप कर गई। वादी कश्मीर में, दीगर इलाकों में, अतराफ़ व अकनाफ में उम्मीदवार जो अपने अपने नताइज देखने की खातिर बोर्ड की वेबसाइट पर मुसलसल नज़रें जमाए बैठे थे और इन सब के बीच में ऐलान थोड़ी ताख़ीर से ही हुआ। और श्रीनगर की अरीज़ा भी जिन्होंने टॉप किया है, 99% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, जिनके घर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इन इम्तहानात में न सिर्फ अरीज़ा बल्कि जनूबी कश्मीर से, शुमाली कश्मीर से भी इतलात हैं कि अच्छी कारकर्दगी बेटियों की लड़कों के मुकाबले रही हैं और इसलिए मुसरत का इजहार वालिदैन, असातिज़ा और रिश्तेदारों की जानिब से भी इस पर किया गया। लेकिन कुछ लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मार ली है और 10वीं और 12वीं के जमात के नताज एक ही दिन सुबह और शाम को जारी कर दिए गए। लेकिन इतलात खबर ये है कि इन नताइज पर सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल कई मजमूनों को लेकर जो नताइज आए हैं, अक्सर उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर भी सवाल हैं 12वीं जमात के कि जनाब रिजल्ट में कुछ है, दिखाया कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है और बड़ा कन्फ्यूजन है। और इस ज़िम्मन में अब श्रीनगर के स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पर भी सबकी नजरें रहेंगी कि किस तरीके की वजाहत वहाँ से ज़रूर आएगी। लेकिन बेटियों ने बाजी मारी है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। सबसे पहले मेरा सवाल, पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, आपकी पढ़ाई कुछ हटके? नहीं, आई फील लाइक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए आपकी स्टडीज़ में। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई स्टूडेंट लायक नहीं होता नॉलेज के या अक्वायर करने के नॉलेज के। सबको यूजुअली पढ़ाई ही मिलती है, बट आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं। आप कितना एफर्ट्स और हार्ड वर्क देते हो, डेडिकेटेड कितना हो, तो दैट आई थिंक मेक्स द डिफरेंस। इंतजार सबको रहता है, रिजल्ट आएगा, एक्साइटमेंट रहती है। आपको कितने बटरफ्लाईज कनेक्टेड थे कि एक रिजल्ट आ रहा है और क्या कुछ होगा? द ट्रूथ बी टोल्ड, बटरफ्लाईज एज सच मतलब नर्वसनेस तो बहुत ज़्यादा थी, बट उतना ज़्यादा मतलब मैंने
मतलब उतना एंग्शियस फील नहीं किया। I was aware कि it will be well, it will go good, but इतना ज़्यादा expectful JNK में फुल JNK में फर्स्ट पोजीशन, इतना ज़्यादा मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, बट होप थी, there was hope that things will go good and stuff. हर किसी न किसी शख्स के पीछे कामयाबी का कोई ना कोई राज तो होता है, माँ बाप की दुआएं, नो डाउट अबाउट इट। एनीथिंग एल्स? No, I think it's the morals that a family gives you. आपकी फैमिली मुझे लगता है आपकी बैक सपोर्ट होती है, आपकी स्ट्रेंथ होती है, और आपके जो पेरेंट्स आपको क्या मॉरल वैल्यूज एथिक्स देते हैं, उससे उसको लेकर आप कैसे चलते हैं, आगे अचीव करते हैं अपने टारगेट्स और अपने गोल्स को, आई थिंक वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड अ सोशल एनिमल। तो वे सोशल एनिमल्स, तो एजुकेशन तो हमें अक्वायर करनी चाहिए, और इट इज़ बेटर टू बी अ एजुकेटेड पर्सन इन द रूम, टू बी अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, टू बी द वन जहाँ पे आपको पता है कि आप क्या बोलेंगे, आपकी मतलब यू नीड टू बी वोकल। If you're educated, you will know eventually that what path you have to go, what path you will achieve, you will target. So I think पढ़ने लिखने का तो शौक हर किसी को है, और आजकल 0.5 के लिए भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। एनी सॉर्ट ऑफ ट्यूशंस वगैरह, या कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली पढ़ाई घर में, या कह सकते हैं कि कोई घर में ऐसा कोई फर्द जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? No, I think I come from a family where education was never a second option. Like education was always made a priority. Like everything comes next, everything comes secondary. मतलब it's not like कि education को ही full आप मतलब उसके इर्द गिर्द ही आपकी लाइफ रिवॉल्व करनी चाहिए। मुझे लगता है लाइफ को अगर हम बैलेंस तरीके से ले, एजुकेशन एज वेल एज सोशल लाइफ ऑल्सो मैटर्स फॉर योर मेंटल वेलबींग, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक लाइफ बहुत बैलेंस तरीके से लीड करनी चाहिए, चाहे फिर वो रिलीजियस एस्पेक्ट में ही क्यों ना हो, सोशल एस्पेक्ट में ही क्यों ना हो। और मुझे लगता है व्हेन आई थिंक आई जस्ट नीड टू थैंक अल्लाह सुब्हान व तआला फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव टुडे। थैंक यू फॉर आपका हार्ड वर्क तो है, मगर साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे आपको इस वक्त नेशनल टेलीविजन चैनल पर देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम भी टॉप करें, 99 सिक्योर करें, मगर कुछ बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी इतने सारे नंबर्स नहीं आते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मुझे लगता है एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, हाउएवर आपको ये फुल अपनी ज़िंदगी ही नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज यू हैव सेकंड ऑप्शंस। इफ़ यू अगर आपका नहीं हुआ है इस टाइम कोई रिपेयर हुआ है किसी सब्जेक्ट में, तो यू हैव ऑप्शंस, यू कैन रीट्राई। आप सेकेंडरी स्टेप पे जा सकते हो, आप एफर्ट दे सकते हो उससे ज़्यादा जैसे आपने दिए थे, एंड इट्स नथिंग कि विल मेक इट अ होल पॉइंट जहाँ पे आप कोई भी एक्सट्रीम स्टेप उठाओ, तो वो बेटर रहता है। फाइनल वन वर्ड फॉर योर पेरेंट्स, फाइनल वन वर्ड दिल से। Gratitude for everyone. Gratitude. चलिए, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। Thank you so much. तो आपने देखा कि एक साइड से अगर देखा जाए, बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चों के साथ साथ माँ बाप की दुआएं होती है, मगर उसके साथ साथ बच्चों की जो लगन है, मेहनत है, और इन बिटवीन फाइनली इन्होंने कहा कि ग्रैटिट्यूड, इससे बड़ा मैं कह सकता हूँ कि वो लफ्ज़ नहीं है। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सैयद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। बच्चों की बात थी जो आपके सामने अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए 12th क्लास के, और इसके बाद इस बात पर भी नजरें कि 10th क्लास में क्या होगा, तो वहाँ पर भी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही और 75% से ज़्यादा रिजल्ट्स वहाँ से भी आए। सरहदी इलाकों की हम सूरत हाल पर मुसलसल नज़र बनाए हुए थे। एक ख़बर आपके सामने उस इलाके से रखें जहाँ भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त उस बेल्ट से जहाँ पर भारत पाकिस्तान की अफवाज आमने सामने खड़ी हैं। पुरतनाव सूरत हाल के बीच सीज फायर वायलेशंस की खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, और अब खबर यह है कि सरहदी इलाकों में मज़ीद इक़दाम किए जाने ताकि पाकिस्तान किसी भी इस तरफ की जो सूरत हाल है ना उसका पता लगा सके, ना उस सूरत हाल से वाकिफ़ रहे। और अब इस सिलसिले में हुकाम की जानिब से ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या GNSS नाफिज किया गया है, ताकि जो पाकिस्तानी तैयारे हैं जो इस तरफ नेटवर्क से फ़ायदा उठा रहे थे या जिनकी रसाई थोड़ी मुमकिन थी कि वो सरहद की सारी सूरत हाल को मॉनिटर इस तरफ भी कर सकें, उस पर काबू पाने के लिए एक और कदम भारतीय अफवाज की जानिब से उठाया गया है। सरहदों पर अफवाज पूरी तरह से काम कर पाए और पाकिस्तान की तमाम फ्लाइटों पर नज़र और पाकिस्तान को भारत के अंदर क्या कुछ चल रहा है उससे बाखबर ना हो, उस ज़िमन में ये बड़ा फैसला ले लिया गया है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का निफाज अमल में लाया गया है।
और इससे जनाब एक बड़ा फैसला ये होगा, ये जो डिप्लॉय कर दिया गया जैमिंग सिस्टम, उससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये जो लगातार इस्तेमाल हो रहा था ग्लोबल नैविंग सेटेलाइट सिस्टम जो इस्तेमाल होता था, इसकी सिग्नल जो है वो वीक होनी है और भारत सरकार अपने तरीके से अपना काम कर सकती है और वहाँ पर हम सरहद पार से पूरी नज़र भी रख सकते हैं। ये अहम और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ताहम फौजी ज़राया से ये खबर है, अभी सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक होना बाकी है। चलिए जब आगे बढ़ते हैं, बात जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की करते हैं। जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अपनी बात सामने रखी है और कल बाज़ाब्ता तौर पर बैक टू बैक कई मीटिंग्स का इनेकाद भी हुआ है जिनमें सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया है। और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तमाम उन लोगों को खबरदार किया है जो अभी भी मिलिटेंसी को शाह दे रहे हैं, बज़ाहिर OGWs के तौर पर काम कर रहे हैं। कल जो बड़ा फैसला लिया गया वो ये है कि मुकम्मल तौर पर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना सोच को ख़त्म किया जाए और उस ज़िमन में हिकमत अमली को तरतीब दिया जाए और उस पर काम किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल पुलिस की आला सतही मीटिंग बुलाई थी, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग थी, जिसमें ये तमाम इक़दाम किए गए हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के ज़रिए से ये जो इकोसिस्टम अभी भी है टेररिज्म का, उसको ख़त्म करना है और उस ज़िमन में कई सख्त इक़दाम भी उठाने पड़ेंगे। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, चंद्राकर भारती जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है, नीतीश कुमार ADGP CID जम्मू कश्मीर, डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, BS तुलसी IGP जम्मू, शिव कुमार DIG जम्मू, श्री सांबा कठुआ रेंज और इसके अलावा कई और पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे, जिस दौरान मुकम्मल तौर पर काबू करने के लिए, हालात पर नज़र रखने के लिए और इंतहा पसंदी की हवा को ख़त्म करने के लिए हिकमत अमली को तरतीब देकर काम करने पर जोर और हुक्मनामा दे दिया गया है पुलिस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, शहर श्रीनगर की बात करते हैं। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन किए हैं और ख़बर यह है कि वादी कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जम्मू की तरह शहर श्रीनगर पर सबकी नज़रें, क्योंकि टॉप 100 स्मार्ट सिटीज़ में एक शहर ये भी शामिल है। लेकिन इसी स्मार्ट सिटी के अंदर छोटे कारोबारियों के लिए या फिर वो लोग जो छापड़ी फरोश हैं, रेडियाँ या पटरियाँ वगैरह लगाकर अलग अलग मकामात पर काम करते हैं, उनके लिए मुनासिब जगह नहीं है। वेंडिंग जोन्स ना होना एक बड़ी मुसीबत इस वक्त शहर श्रीनगर के अंदर, जो बाईस से मुसीबत हज़ारों लोगों के लिए बनी है और ज़रिया मुआश मुतासिर भी होता है। मुनासिब जगह ना होने पर पूरे स्मार्ट सिटी मंसूबे पर सवालात उठे हैं और इस सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम का भी कुछ मौक़िफ़ सामने आया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इरफान फाजिल के पास चलेंगे, श्रीनगर से हमारे साथ हैं। इरफान, मुकम्मल तफसीलात इस हवाले से आपके पास क्या हैं? क्या मंसूबे में ये बात शामिल नहीं थी कि जो वेंडिंग जोन्स हैं वो बनाए जाने हैं या बने नहीं एज पर रूल्स? और दूसरा, कंसर्न अथॉरिटीज इस पर क्या टेक है उनका? देखिए जी, यानी डेजिग्नेटेड वेंडिंग जोन्स के हवाले से देखा जाए तो कई सारे मसाइल सामने नजर आ रहे हैं। यानी एक चोकिंग ऑफ रोड्स इन डाउनटाउन, या कह सकते हैं कि सिटी एरियाज में जो मैक्सिमम वेंडिंग जोन की वजह से ट्रैफिक जैम के मनाजिर दिखने लगे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को दिखने शुरू हो गई है। यानी हैम्परिंग एक स्मूथ इंश्योर व्हीकल्स के साथ साथ जो इमरजेंसी या एसेंशियल सर्विसेज है उनको भी दिक्कतें आती है, लाइक एम्बुलेंसेस। ट्रेडर एसोसिएशन का मानना है कि अगर मैं बात करूं तो इसके साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी पर भी इसका असर पड़ा है। मगर हम ये नहीं कहते हैं कि वेंडर्स और शॉपकीपर्स का नुकसान हो। हम ये चाहते हैं कि जब स्पेशल सजेशंस के साथ वेंडिंग जोन्स के साथ जी आप बाज़ाब्ता तौर पे उसे फ्रेम किया जाए तो उसमें सबका फायदा हो सकता है। उसके लिए अगर स्पेशल वेंडिंग जोन्स की सजेशंस को लेकर मैं बात करूं तो एक स्पेशल टाइम स्लॉट की बात की गई है वेंडिंग जोन्स को लेकर, जिसमें एक बाज़ाब्ता तौर पर एक वर्क जो है वो प्रॉपरली होगा। यानी इसके साथ साथ अगर बात करूं जबकि शाम का समय होता है और पीक टाइम आवर्स के साथ साथ अगर ट्रैफिक जैम भी कम रहता है तो इससे हम बाज़ाब्ता तौर पर यह कह सकते हैं कि वेंडर्स को भी मौका मिलेगा अच्छा काम करना और ट्रैफिक भी ठीक रहेगा। ट्रेडर्स के साथ साथ अगर मैं बात करूं एसएमसी को लेकर, कई सारे सिटी स्मार्ट सिटी ऑफिशियल के साथ बातचीत की गई,
मगर कंक्रीट ओवरऑल देखेंगे इन दिस रिगार्ड उसमें अभी तक कोई भी जी हाँ ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। अब सवाल बनता है एसएमसी कमिश्नर को लेकर या स्मार्ट सिटी जो सीईओ है हमारे उवैस अहमद साहब, उन्होंने इस बात को लेकर पहले ही कहा है कि हमने जी हाँ वेंडिंग जोन्स के मामलात को लेकर कुछ प्लान्स और प्लेसेस भी फिक्स की गई है, मगर उन जगह को हमने आइडेंटिफाई किया है। मगर इन दिस रिगार्ड अभी तक जिन डिपार्टमेंट्स के साथ हमें बात करनी थी या कह सकते हैं कि जो मैटर जो टेकअप किया गया है उसका हमें इंतजार है। जो ही वो हमें हो जाएगा उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो है वेंडर्स के साथ साथ वेंडिंग जोन्स पर उन्हें शिफ्ट भी किया जाएगा और इस जी हाँ चीज से बाकी ट्रेडर्स को भी राहत मिलेगी। अब इंतजार रहेगा कि कब जी हाँ वो वेंडिंग जोन प्लेसेस जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन दिखाई देती है, बाद में उसको इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ थे। बात वेंडिंग जोन्स के हवाले से हो रही थी। चलते चलते प्रोग्राम के आखिर में खबर जरा अछाबल अनंतनाग से भी, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसका संजीदा नोटिस इंतजामिया को लेना पड़ा और यहां तक कि अपने ही मुलाजमीन पर कार्रवाई भी करनी पड़ी। कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस पर जिम्मा है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शहर में खासतौर से कस्बे की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए, लेकिन इल्जामात ये हैं कि कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर ही कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर तामीरात हों इस बात की इजाज़त दे रहे थे और एनओसीज कई लोगों को इस सिलसिले में जारी की गई। जब ये मामला अथॉरिटीज़ के पास पहुंचा, हुकाम के पास पहुंचा, तो उसके बाद चूंकि लोगों के पास शवाहिद थे, शिकायतें की गई। अब मुलाजमीन पर जब लोगों से पैसे लेने का भी इल्ज़ाम लगा जिसके शवाहिद थे, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई और कहा गया कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवाई गई और इसके लिए एनओसीज डिपार्टमेंट में बैठे लोगों ने दी। बाद में जाकर जब हायर अथॉरिटीज़ के पास मामला गया तो इस सिलसिले में एसडीएम ने वाक़े का नोटिस भी लिया है। 2 मुलाजमीन अब अटैच कर दिए गए हैं, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और अब गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एसडीएम कोकरनाग ने इस बात की भी तस्दीक की है कि उनके पास ये जानकारी आई या शिकायतें मौसूल हुई कि कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर पर्टिकुलरली जो साउथ कश्मीर का एक बड़ा इलाका है, यहाँ पर इस तरह की रिश्वत ली गई या मामले पेश आए। इसका संजीदा नोटिस लेने के बाद तहकीकात गहराई तक की जाए, पता लगाया जाए कि ये जो मुलव्वसीन हैं क्या ये सरकारी मुलाजमीन ही हैं जिनको अटैच किया गया या कुछ और लोग भी हैं, और अगर एनओसीज जारी की गई तो किसके कहने पर गैर कानूनी तामीरात के लिए एनओसीज जारी होती रही। एसडीएम कोकरनाग को सुनिए। एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल होता है कि लोगों के लिए हम सहूलियत पैदा करें, लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी, कंस्ट्रक्शन के ज़िम्मन में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन हो दैट इज़ अलाउड। वो पूरे कोकरनाग सब डिवीजन में लीगल कंस्ट्रक्शन अलाउड है। अब लीगल कंस्ट्रक्शन क्या है कि उसके लिए प्रॉपर एक परमिशन है। रेजिडेंशियल के लिए जो रूरल एरियाज़ में है उस वक्त आपको पता है कि बीडीओ साहब है या दूसरे हमारे जो उसमें मेंबरान हैं वो बाज़ाब्ता एक एनओसी देते हैं, उसके बाद एक फ़ीस बनता है, वो वहाँ उसमें रेस्पेक्टिव पंचायत में वो कलेक्ट कराते हैं, उसके बाद एक परमिशन हो जाता है। और रहा सवाल जो रूरल एरिया में कमर्शियल स्ट्रक्चर से, उसकी जो परमिशन अथॉरिटी है उसके चेयरमैन है कंसर्न सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और चूँकि जब हम कोकरनाग की बात करते हैं, यहाँ पे कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है और उनकी भी एक अपनी ज्यूरिसडिक्शन है। जी, पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आया कि कोकरनाग जो हमारी अथॉरिटी है इसके कुछ मुलाजमीन अपने जुडिशल से बाहर जाके लोगों से गैर इखलाकी तौर पर पैसे लेते हैं या उनको मिसगाइड करते हैं कि हम उनको एनओसीज दे देंगे या परमिशन दे देंगे। तो इस ज़माने में कुछ ऐसे केसेस हमारे सामने आए जो कोकरनाग सब डिवीजन के बाहर के थे, जहाँ पे हमने ऐसे लोगों को बुलाया, उनसे बात की, फिर उनकी तरफ से कुछ इंकिशाफ हुए। तो इंकिशाफात के बाद हमने कुछ अमाउंट जो वो टाउट्स हैं जो कुछ मुलाजमीन थे कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनसे रिकवर किया और ऐसे एप्लीकेंट्स को वापस दिलाया। हालांकि ऐसे बहुत सारे और केसेस भी हैं। आपके हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस ज़माने में हमारी एक कमेटी बनी हुई है और वो कमेटी ऐसे केसेस को वेरीफाई कर रहे हैं और वो जो रिपोर्ट बनेगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे आने वाले दिनों में कि इसमें कितने सारे लोग हैं, क्या कुछ हैं। आपके हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या कर रहे हैं,
उनको हम वार्न कर रहे हैं, उनको तंबे कर रहे हैं कि ऐसे कंस्ट्रक्शन से वो बाज आए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बने रहें। हमने पूरी तरह से सारे डिपार्टमेंट्स को हिदायत दे के रखी है कि एनओसीज का जो मामला होता है, एनओसीज में आवाम को सहूलियत फराम करे, एनओसीज टाइमली प्रोवाइड किए जाएं ताकि लोग सफर न हो जाए। को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि कार्रवाई का आगाज हो गया है, पैसे भी बहुत सारे लोगों को वापस दिए गए हैं, ताहम ऑनलाइन निज़ाम में शफाफियत मजीद लाई जा रही है ताकि अवाम को राहत मिल सके लीगल डॉक्यूमेंट्स को बनाने की वजह से। फिलहाल 10 बज रहे हैं। प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ।